उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। चूंकि हिमशिखा ने अंधकार रसातल में प्रवेश करने का साहस नहीं किया, इसलिए उसके पास उसे पीटने का कोई बहाना नहीं था। आखिरकार मालिक ने कहा था कि वह उसे तभी पीट सकता है जब वह अंधकार रसातल में प्रवेश करने की कोशिश करे। दानव नाशक नगर लौटने के बाद हिमशिखा ने और भी अधिक लगन से साधना शुरू कर दी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि एक दिन वह उस मूर्ख बाघ से आगे निकल जाएगी और आज के अपमान का बदला लेने के लिए उसे अच्छी तरह पीटेगी। हाँ, उसने सुना था कि विराट के पास रहने वाली नन्ही चिड़िया के भी उस मूर्ख बाघ के साथ संबंध खराब थे, और ऐसा लगता था कि माया का भी उस मूर्ख बाघ के साथ कुछ विवाद था। केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर उस मूर्ख बाघ को पीटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वह नन्ही चिड़िया, माया और उन लोगों के समूह के साथ मिल जाए जो उस मूर्ख बाघ को नापसंद करते हैं और वे सभी सेना मिला लें तो उसे पीटना आसान हो सकता है। यह सोचकर हिमशिखा का दिमाग दौड़ने लगा। ऐसा लगता था कि उसे भविष्य में नन्ही चिड़िया और माया के साथ बेहतर संबंध बनाने की आवश्यकता थी। एकजुट होकर ही वे उस मूर्ख बाघ द्वारा सताए जाने से बच सकते थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपनी शक्ति में सुधार करने की आवश्यकता थी। अगर उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं होती तो नन्ही चिड़िया और माया शायद उसके साथ सेना मिलाने के लिए सहमत नहीं होती। हिमशिखा ने हिम प्राचीन तलवार निकाली, उसके हाथों ने मुद्राएं बनाई और हिम प्राचीन तलवार तुरंत उसके सामने तैरने लगी, जिससे अनंत पाला निकलने लगा। हिमशिखा ने हिम प्राचीन तलवार द्वारा उत्सर्जित बर्फीली ऊर्जा को सोख लिया और उसका साधना स्तर तेजी से बढ़ गया। उसकी साधना की गति इतनी तेज होने का कारण निश्चित रूप से वह बड़ी मात्रा में साधना संसाधन थे जो उसने तलवार संप्रदाय से प्राप्त किए थे, लेकिन यह उसकी हिम प्राचीन तलवार से भी समान रूप से अविभाज्य था। यह हिम प्राचीन तलवार साधारण महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों से अलग प्रतीत होती थी। हिमशिखा अब काफी ज्ञानी थी और उसने एक से अधिक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र देखे थे। आखिरकार दांव संघ और तलवार संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्यों के पास महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र थे। हिमशिखा ने पाया कि उसकी हिम प्राचीन तलवार उन महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों से अलग थी। उसकी हिम प्राचीन तलवार वास्तव में विराट के हाथ में मौजूद जंग लगी टूटी हुई तलवार के कुछ समान थी। अंधकार रसातल। असुर सांप अंधकार रसातल के तल पर पालथी मारकर बैठा था, चुपचाप अपनी चोटों से उबर रहा था। हालांकि अपनी विपत्ति के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। विपत्ति से बचने के बाद उसकी जादुई शक्ति और दानव शरीर में गुणात्मक परिवर्तन आया था। बस कुछ महीनों के आराम के साथ उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अपने स्वस्थ होने के दौरान असुर सांप ने एल्डर द्रोण को रिपोर्ट करने के लिए एक स्थानिक मार्ग के माध्यम से भैरव कबीले में लौटने के लिए एक भरोसेमंद अंधकार दानव को भेजा। अंधकार दानव लोक में परिषद भवन में अंधकार दानव की रिपोर्ट सुनने के बाद एल्डर द्रोण अपनी हंसी नहीं रोक सके। हा, अच्छा, बहुत अच्छा। असुर सांप, तुमने मुझे निराश नहीं किया। एल्डर द्रोण उत्साह से उठ खड़े हुए हॉल में आगे पीछे टहलने लगे। जब से सेनापति क्रूर ने शक्ति सिंधु महाद्वीप और अंधकार दानव लोक को जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग का निर्माण किया था, तब से दशकों में उन्होंने कभी कोई अच्छी खबर नहीं सुनी थी। भैरव कबीले द्वारा भेजी गई सेनाओं और दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को लगातार नुकसान उठाना पड़ा था और अंततः यहां तक कि सेनापति क्रूर स्वयं भी युद्ध के मैदान में मारे गए थे। इन घटनाओं की श्रृंखला ने एल्डर द्रोण को बहुत ही खराब मनोदशा में छोड़ दिया था। इन घटनाओं ने न केवल भैरव कबीले के भीतर उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित किया, बल्कि अंधकार दानव लोक में कबीले की प्रतिष्ठा को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसे जैसे समय बीता, शक्ति सिंधु महाद्वीप पर भैरव कबीले के भारी नुकसान की खबर धीरे धीरे फैल गई, जिससे भैरव कबीला आसपास के कबीलों के बीच हंसी का पात्र बन गया। भैरव कबीले के लोग अब अन्य कबीलों के सामने अपना सिर ऊंचा करके नहीं चल सकते थे। इस सब ने एल्डर द्रोण पर अत्यधिक दबाव डाला। लेकिन अब आखिरकार कुछ अच्छी खबर आई। असुर सांब अंततः महाविपत्ति लोक में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था और इसके अलावा वह 5 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों से गुजरकर आगे बढ़ा था। उसका आश्चर्यजनक प्रदर्शन पूरे भैरव कबीले में अत्यंत दुर्लभ था। पूरे भैरव कबीले के केवल प्रमुख महाअसुर मल्लाक्ष ने 5 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों से गुजरकर महाविपत्ति लोक में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। यहां तक कि एल्डर द्रोण भी जब वे महाविपत्ति लोक में आगे बढ़े थे तो केवल 4 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों का सामना कर पाए थे। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय एक योद्धा जितनी स्वर्गीय बिजली के प्रहारों का सामना करता है, वह उसकी क्षमता और योग्यता को दर्शाता है। 5 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों का सामना करके असुर सांप का महाविपत्ति लोक में आगे बढ़ना पूरे भैरव कबीले के लिए असाधारण महत्व रखता है। यह न केवल कबीले के मनोबल को बढ़ाता है, जो गंभीर रूप से कम हो गया है, बल्कि उन्हें अन्य कबीलों के सामने अपना सिर ऊंचा रखने की भी अनुमति देता है। आखिरकार छोटे कबीलों में किसी अंधकार दानव का 5 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों का सामना करके महाविपत्ति लोक में आगे बढ़ना अत्यंत दुर्लभ है। एल्डर द्रोण ने तुरंत भैरव कबीले को आसपास के कबीलों के बीच इस घटना का व्यापक प्रचार करने का आदेश जारी किया। अंधकार दानव लोक, महाकाल कबीला। यह सचमुच अविश्वसनीय है कि भैरव कबीले की किस्मत इतनी अच्छी है जिसने वास्तव में एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति पैदा किया है जो 5 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों का सामना करके महाविपत्ति लोक में पहुंच गया है। यह खबर पाकर महाकाल कबीले के महाएल्डर कालकेय ने भौहें सिकोड़ ली। वह अच्छी तरह जानता था कि इस खबर का क्या मतलब है। वह समझता था कि वर्तमान में पूरे भैरव कबीले में एकमात्र विशेषज्ञ जिसने महाविपत्ति लोक तक पहुंचने के लिए 5 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों को पार किया था, वह उनका प्रमुख महाअसुर मल्लाक्ष था। महाकाल कबीले के महाएल्डर के रूप में महाएल्डर कालकेय महाअसुर मल्लाक्ष की भयानक शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे। यह ठीक महाअसुर मल्लाक्ष के अस्तित्व के कारण था कि भैरव कबीले का क्षेत्र पर दबदबा था, जो हाल के वर्षों में महाकाल कबीले को लगातार दबा रहा था। अगर भैरव कबीले ने महाअसुर मल्लाक्ष जैसा एक और विशेषज्ञ पैदा किया तो वे बहुत अच्छी तरह से एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं, जिससे आसपास के छोटे कबीलों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इससे भी अच्छी खबर यह थी कि अंधकार दानव विशेषज्ञ असुर सांब, जिसने महाविपत्ति लोक तक पहुंचने के लिए 5 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों को पार किया था, उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर यह हासिल किया था। और भैरव कबीले को शक्ति सिंधु महाद्वीप से जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग का उपयोग केवल महाविपत्ति लोक से नीचे के अंधकार दानवों द्वारा ही किया जा सकता था। इसका मतलब है कि असुर सांब के लिए स्थानिक द्वार के माध्यम से भैरव कबीले में लौटना लगभग असंभव है। ब्रह्मांड को पार करके असुर सांब के भैरव कबीले में लौटने के लिए न केवल लंबा समय लगेगा, बल्कि इसमें भारी जोखिम भी शामिल होंगे। वर्तमान में असुर सांप महाकाल कबीले और अन्य छोटे कबीलों के लिए बहुत कम खतरा है। हालांकि इस घटना के कारण महाएल्डर कालकेय, जो शुरू में भैरव कबीले की दुर्दशा पर खुश हुए थे, ने उनके प्रति अपना तिरस्कार त्याग दिया। मूल रूप से महाएल्डर कालकेय शक्ति सिंधु महाद्वीप पर भैरव कबीले को हुए विनाशकारी नुकसान से मन ही मन खुश थे। भैरव कबीले का भारी नुकसान महाकाल कबीले के लिए एक वरदान था।
अपने भारी नुकसान के कारण भैरव कबीले के पास अपने कई क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए जनशक्ति की कमी थी। केवल महाकाल कबीला ही भैरव कबीले के क्षेत्र पर ललचाई नजर नहीं गड़ाए था। आसपास के अन्य छोटे कबीले भी लालच से इस पर नजर रखे हुए थे। वे भैरव कबीले के युद्ध के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए अपने हमले शुरू कर सकें। अंधकार दानव लोक में शक्ति सर्वोपरि है। आप जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, आपके पास उतने ही अधिक संसाधन होंगे। पहले भैरव कबीले ने अपनी दुर्जय शक्ति के कारण इस क्षेत्र में सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, एक ऐसा तथ्य जिसमें महाकाल और अन्य कबीलों की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि भैरव कबीले की शक्ति श्रेष्ठ थी। हालांकि अब इतना भारी नुकसान उठाने और गंभीर रूप से कमजोर होने के बाद भैरव कबीले के लिए इतने बड़े क्षेत्र को बनाए रखना उचित नहीं है। बेशक भैरव कबीले के वर्तमान युद्धों के कारण महाकाल कबीला अंधकार दानव लोक के नियमों के कारण इस समय उन पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन भैरव कबीले के युद्ध अंततः समाप्त हो जाएंगे। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन युद्धों के ज्यादा समय तक चलने की संभावना नहीं है। फिर यह आसपास के कबीलों के लिए भैरव कबीले के क्षेत्र को जीतने की दावत का समय होगा। हालांकि 5 स्वर्गीय बिजली के प्रहारों से गुजरने और महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने की असुर सांप की सफलता की खबर ने आसपास के कबीलों को स्तब्ध कर दिया है। महाविपत्ति लोक में इन शक्तिशाली अंधकार दानवों को समझ में आ गया कि इस खबर का क्या मतलब है। हालांकि असुर सांप, जिसने अभी अभी महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था, वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि वह अंततः कितना विकसित हो सकता है। उनका डर असुर सांप की वर्तमान शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि विकास की उसकी क्षमता पर आधारित था। हालांकि यह संभावना नहीं थी कि असुर सांप स्थानिक मार्ग के माध्यम से भैरव कबीले में लौट सके। कौन जानता था कि भैरव कबीला अंततः उसे वापस लाने के लिए अन्य तरीके ईजाद करेगा। असुर सांप की क्षमता के डर से महाकाल कबीले सहित आसपास के कबीलों ने अस्थायी रूप से भैरव कबीले के प्रति अपना लालच छोड़ दिया। अंधकार रसातल। अपनी चोटों से उबरने के बाद असुर सांप अंधकार रसातल छोड़ना चाहता था और शक्ति सिंधु महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों का पता लगाना चाहता था कि अब स्थिति कैसी है। हालांकि उनका भैरव कबीला 2 साल पहले लड़ाई में हार गया था। शक्ति सिंधु महाद्वीप को भी बहुत नुकसान हुआ था, जिसका नुकसान भैरव कबीले से बहुत बेहतर नहीं था। उस लड़ाई में सेनापति क्रूर निश्चित रूप से मारा गया, लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप की मानव जाति ने भी कई शीर्ष विशेषज्ञों को खो दिया। शक्ति सिंधु महाद्वीप के सबसे मजबूत लड़ाके जैसे कि शिखर शर्मा और अध्यक्ष जनार्दन उस लड़ाई में मारे गए। अब उस मूर्ख बाघ के अलावा जो थोड़ा खतरा पैदा करता है, असुर सांप किसी और को अपने दिमाग में नहीं लेता है। हालांकि असुर सांप ने मुश्किल से अंधकार रसातल छोड़ा था कि तलवार संप्रदाय ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया। तलवार संप्रदाय ने अब अंधकार रसातल के चारों ओर निगरानी बिंदुओं का एक विशाल नेटवर्क स्थापित कर लिया है। अंधकार रसातल में कोई भी छोटी सी हलचल तलवार संप्रदाय के कानों से नहीं बचेगी। यह पता चलने पर कि असुर सांप ने अंधकार रसातल छोड़ दिया है, जासूसों ने तुरंत यह खबर शार्दुल तक पहुंचा दी। असुर सांप के निकलते ही शार्दुल आ पहुंचा। कुत्ते, तुमने आखिरकार अंधकार रसातल का कुत्ता घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं इस पल का कितनी देर से इंतजार कर रहा था? शार्दुल ने असुर सांप की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। हम मेरा इंतजार कर रहे थे? मूर्ख बाघ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी पहले जैसा ही हूं? असुर सांप ने शार्दुल की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, बिल्कुल सही। चूंकि तुम मूर्ख बाघ मेरे दरवाजे पर खुद आए हो, मैं महाविपत्ति लोक में अपने प्रवेश का जश्न मनाने के लिए तुम्हें बलि के रूप में इस्तेमाल करूंगा। कमीने, तुमने हदों को पार कर दिया है। असुर सांप की बातें सुनकर शार्दुल क्रोधित हो गया और दहाड़ते हुए बोला, मर जा, मैं बाघों का राजा हूं। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब लोग उसे मूर्ख बाघ कहते थे, और उस नन्ही पगली चिड़िया के उसे इस नाम से बुलाने के बाद यह उसकी बाघों के राजा वाली प्रतिष्ठा पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। नन्ही पगली चिड़िया ने उसे यह कहकर बुलाया और शार्दुल कुछ नहीं कर सका, क्योंकि नन्ही पगली चिड़िया आखिरकार उनके अपने लोगों में से एक थी। भले ही वह नन्ही पगली चिड़िया को नापसंद करता था, वह ज्यादा से ज्यादा उसे पीट सकता था, लेकिन अगर दूसरे उसे यह कहने की हिम्मत करते तो अगर वे परिवार के होते तो ठीक था, ज्यादा से ज्यादा उन्हें सबक सिखाने के लिए पिटाई। लेकिन अगर वे दुश्मन होते तो शार्दुल विनम्र नहीं होता, वह उन्हें बस पीट पीट कर मार डालता। असुर सांप के मूर्ख बाघ शब्द ने शार्दुल को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। एक दहाड़ के साथ शार्दुल एक विशालकाय गगनचुंबी बाघ में बदल गया, जिसने असुर सांप पर अपने पंजे दे मारे। शार्दुल के क्रूर हमले का सामना करते हुए असुर सांप निडर रहा और सीधे उसकी ओर दौड़ा। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद अपनी पहली लड़ाई के रूप में असुर सांप यह देखना चाहता था कि वह वास्तव में कितना मजबूत है। बूम बूम बूम। जल्द ही दोनों के बीच एक धरती हिला देने वाली लड़ाई छिड़ गई। हालांकि यह लड़ाई लंबे समय तक नहीं चली। केवल आधे घंटे बाद ही असुर सांप दयनीय स्थिति में भाग रहा था। इस लड़ाई ने असुर सांप को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने शुरू में सोचा था कि वह शार्दुल को आसानी से हरा सकता है। आखिरकार उसने 5 स्वर्गीय बिजली के प्रहार सहने के बाद महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था। हालांकि प्रवेश के बाद से कम समय के कारण उसका साधना स्तर अभी गहरा नहीं हुआ था। भले ही उसकी शक्ति सेनापति क्रूर के चरम जितनी नहीं थी, फिर भी यह एक साधारण महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी। इस तरह के एक साधारण चरम दिव्य विकास लोक साधक से निपटना बच्चों का खेल था। उसने 2 साल पहले अपनी लड़ाई में शार्दुल की शक्ति देखी थी। हालांकि इस मूर्ख बाघ के पास चरम दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति थी। फिर भी उसके और शार्दुल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। इसलिए असुर सांप शुरू में इस लड़ाई के लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन जब वह वास्तव में शार्दुल से टकराया तो असुर सांप को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। इस मूर्ख बाघ की शक्ति 2 साल पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी शक्ति में नाटकीय परिवर्तन आया, लेकिन इस मूर्ख बाघ की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ। इस लड़ाई में असुर सांप को करारी हार का सामना करना पड़ा। शार्दुल ने अंधकार रसातल के किनारे तक असुर सांप का पीछा किया। असुर सांप को अंधकार रसातल में भागते देख शार्दुल की आंखों में आक्रोश की एक चमक दौड़ गई। वह कमीना, वह सचमुच बहुत तेजी से भाग गया। इस बार उसने गलत अनुमान लगाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि असुर सांप की शक्ति इतनी दुर्जय होगी। उसने मूल रूप से सोचा था कि असुर सांप सिर्फ एक अंधकार दानव था जो हाल ही में महाविपत्ति लोक में आगे बढ़ा था, और उसकी शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, सीमित होगी। पिछले 2 वर्षों में उसने सेनापति क्रूर की लाश के दूसरे आधे हिस्से को काफी मात्रा में परिष्कृत किया था, जिससे उसकी शक्ति 2 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक हो गई थी। भले ही उसकी वर्तमान शक्ति अभी तक चरम पर सेनापति क्रूर के बराबर नहीं थी, यह बहुत दूर नहीं थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ एक अंधकार दानव से निपटना जो हाल ही में महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर चुका था, एक आसान काम होना चाहिए था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से असुर सांप की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी।
हालांकि असुर सांप ने हाल ही में महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था, लेकिन उसकी शक्ति साधारण महाविपत्ति लोक विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। हालांकि वह असुर सांप को हरा सकता था, लेकिन उसे जल्दी मारना अभी भी मुश्किल था। अगर उसे यह पता होता तो वह इतनी जल्दी खुद को नहीं दिखाता। उसे असुर सांप के अंधकार रसातल से दूर होने तक इंतजार करना चाहिए था और फिर हमला करना चाहिए था, ताकि उसे वापस भागने से रोका जा सके। अब जब असुर सांप को इतना भारी नुकसान हुआ है तो उसे फिर से बाहर निकालना आसान नहीं होगा। इतने कीमती भोजन से चूक जाना कितना बुरा भाग्य है। शार्दुल कुछ देर तक अंधकार रसातल के किनारे टिका रहा और अंततः कुछ हताश होकर वहां से चला गया। अंधकार रसातल के अंदर असुर सांप ने शार्दुल की जाती हुई आकृति को देखा। वह अभी भी कुछ डरा हुआ था। इस लड़ाई ने उसे सचमुच डरा दिया था। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि शार्दुल केवल 2 वर्षों में इतना मजबूत हो गया होगा। इतना तीव्र विकास भयानक था। इस लड़ाई के बाद असुर सांप ने फिर से अंधकार रसातल के बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। वह इसकी गहराई में दृढ़ता से बना रहा। जब तक कि भैरव कबीला फिर से पर्याप्त सेना नहीं जुटा लेता, वह कभी भी अंधकार रसातल नहीं छोड़ेगा। यह शक्ति सिंधु महाद्वीप बस भयानक था। इसके योद्धाओं की विकास दर अविश्वसनीय रूप से तेज थी। यहां तक कि अच्छी तरह से जानकार असुर सांप ने भी कभी ऐसी किसी अन्य जगह के बारे में नहीं सुना था जहां योद्धा इतनी तेज गति से विकसित होते हों। यहां तक कि कुछ बड़े महाद्वीपों के योद्धा भी विकास दर के मामले में शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोगों से तुलना नहीं कर सकते थे। और शक्ति सिंधु महाद्वीप असंख्य लोगों में अधिक से अधिक एक छोटा महाद्वीप था। एक छोटे महाद्वीप में योद्धाओं का इतनी तेज गति से विकसित होना वास्तव में अविश्वसनीय था। शक्ति सिंधु महाद्वीप में कुछ ऐसे रहस्य जरूर होंगे जो वह नहीं जानता था। यदि वह इन रहस्यों को प्राप्त कर सके तो यह भैरव कबीले के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। यह सोचकर असुर सांप ने संकोच नहीं किया और तुरंत एल्डर द्रोण को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए स्थानिक मार्ग के माध्यम से किसी को भैरव कबीले में वापस भेज दिया। अंधकार दानव लोक, भैरव कबीला। असुर सांप द्वारा भेजे गए दूत की रिपोर्ट सुनने के बाद एल्डर द्रोण की आंखें चमक उठी। यदि असुर सांप ने जो कहा वह सच था तो यह भैरव कबीले के लिए वास्तव में एक शानदार खबर थी। ऐसे अवसर का चाहे जो भी कीमत हो फायदा उठाना ही था। एक बार जब भैरव कबीले ने यह अपार अवसर प्राप्त कर लिया तो वे निस्संदेह तेजी से विकास का अनुभव करेंगे और वास्तव में क्षेत्र पर हावी हो जाएंगे। यह असंभव भी नहीं था कि भैरव कबीला इस अवसर के आधार पर सीधे एक मध्यम आकार के कबीले का दर्जा प्राप्त कर ले। अंधकार दानव लोक में एक मध्यम आकार के कबीले और एक छोटे कबीले की स्थिति अतुलनीय थी। यदि भैरव कबीला एक मध्यम आकार का कबीला बन सका तो वे न केवल विशाल क्षेत्र प्राप्त करेंगे बल्कि आसपास के अनगिनत छोटे कबीलों पर सीधे शासन भी करेंगे। उनकी शक्ति, स्थिति और संसाधन उस सीमा को पार कर जाएंगे जो छोटे कबीले कभी हासिल कर सकते हैं। इस मामले को बात के बजाय जल्दी निपटाया जाना चाहिए, अन्यथा देरी से अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। असुर सांप के अनुसार यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप की विकास दर वास्तव में आश्चर्यजनक है और यदि यह मामला खिंचता रहा तो भैरव कबीला अकेले इसे जीत नहीं पाएगा। हालांकि भैरव कबीला वर्तमान में गंभीर रूप से कमजोर है और रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों के लिए स्थानिक मार्ग अगम्य है, जिससे एल्डर द्रोण असहाय हो गए हैं। अन्य कबीलों से सैनिक उधार लेना उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। उन्हें प्रमुख महाअसुर मल्लाक्ष की सहमति प्राप्त करनी होगी। लेकिन महाअसुर मल्लाक्ष वर्तमान में एकांतवास में हैं, एक नए लोक में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं और एल्डर द्रोण उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। वह अपने प्रमुख की साधना को बाधित करने और उनकी प्रगति में बाधा डालने के परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि वे जानते हैं कि मामला जरूरी है। एल्डर द्रोण ने अपना बहुत दिमाग लगाया है, लेकिन वे कोई अच्छा समाधान नहीं अध्याय 1800 निकाल पा रहे हैं, जिससे वे केवल चिंता में रह गए हैं। अब उनकी एकमात्र उम्मीद यह है कि उनके प्रमुख जल्द ही एकांतवास से बाहर आएंगे और मामले को तुरंत सुलझाएंगे। ऐसा न हो कि चीजें बिगड़ जाएं। लेकिन एल्डर द्रोण को अंदाजा नहीं है कि उनके प्रमुख कब बाहर आएंगे। महाअसुर मल्लाक्ष के स्तर पर एक नए लोक में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए एक ही एकांतवास आसानी से सहस्राब्दियों तक चल सकता है, यहां तक कि सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों तक भी। कबीले के प्रमुख कब एकांतवास से बाहर आएंगे यह पूरी तरह भाग्य पर निर्भर करता है। एल्डर द्रोण ने असुर सांप को एक दूत भेजा और उसे किसी भी कीमत पर अंधकार रसातल के स्थानिक मार्ग की रक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह शक्ति सिंधु महाद्वीप द्वारा नष्ट न हो। शक्ति सिंधु महाद्वीप से जुड़ने वाले इस मार्ग की रक्षा करके ही भैरव कबीले को कोई उम्मीद हो सकती है। अन्यथा यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप मार्ग को नष्ट कर देता है तो भैरव कबीले की सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। सौभाग्य से भैरव कबीले की अभियान सेना एक बहुत शक्तिशाली जादुई कलाकृति ले गई थी, जो अब अंधकार रसातल की रक्षा कर रही है। इस कलाकृति की रक्षा के साथ अंधकार रसातल की सुरक्षा अत्यंत मजबूत है। वह जादुई कलाकृति भैरव कबीले के 3 महान खजानों में से कैलकुलेटेड एक है। जब तक कोई तृतीय विपत्ति लोक की शक्ति तक नहीं पहुंच जाता तब तक उस जादुई कलाकृति की रक्षा को हिलाना असंभव है। असुर सांप के अनुसार इस समय शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सबसे मजबूत प्राणी केवल एक मूर्ख बाघ है, जिसकी युद्ध शक्ति प्रथम विपत्ति लोक तक पहुंची है। इसलिए फिलहाल अंधकार रसातल का स्थानिक मार्ग अभी भी सुरक्षित है। साथ ही एल्डर द्रोण ने असुर सांप को उसकी शक्ति को जितना संभव हो उतना बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में साधना संसाधन भी भेजे। असुर सांप जितना मजबूत होगा, अंधकार रसातल का स्थानिक मार्ग उतना ही सुरक्षित होगा। एल्डर द्रोण द्वारा भेजे गए विभिन्न साधना संसाधनों को प्राप्त करके असुर सांप बहुत खुश हुआ। यह युद्ध वास्तव में उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर रहा था। सबसे पहले एल्डर द्रोण ने उसे एक निम्न श्रेणी का महाविपत्ति दानव शल्क फल प्रदान किया था और अब एल्डर द्रोण ने इतने सारे साधना संसाधन भेज दिए थे। यदि वह भैरव कबीले में अपना दैनिक विकास जारी रखता तो उसे नहीं पता था कि उसे इतने बड़े पैमाने पर संसाधन प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता। जहां तक रूपांतरण लोक में प्रवेश करने की बात है, कौन जानता था कि वह कब होगा। इस संबंध में उसे वास्तव में सेनापति क्रूर को धन्यवाद देना चाहिए। यदि सेनापति क्रूर ने शक्ति सिंधु महाद्वीप और भैरव कबीले के बीच स्थानिक मार्ग को नहीं जोड़ा होता, इस युद्ध को चरम पर नहीं लाया होता, तो असुर सांप के पास इतने सारे अवसर नहीं होते। इन संसाधनों को प्राप्त करने के बाद असुर सांप ने अंधकार रसातल के तल पर अपनी एकांत साधना शुरू कर दी। एकांतवास में जाने से पहले उसने अपने अंधकार दानव कबीले के सदस्यों को स्थानिक मार्ग की सावधानी पूर्वक रक्षा करने और किसी भी दुर्घटना को रोकने का निर्देश दिया। उसकी अनुमति के बिना किसी को भी अंधकार रसातल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अंधकार रसातल के बाहर कितना उबाऊ है। इतने दिन बीत गए और अंधकार रसातल से एक भी अंधकार दानव बाहर नहीं आया। माया के कंधे पर बैठी नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए, जम्हाई ली और उदास स्वर में कहा, यह थोड़ा उबाऊ है। माया ने सहमति में अपनी जीभ चटकाई। ये कमीने, अचानक ये सभी कायर हो गए हैं। कायरों का झुंड।
माया स्वाभाविक रूप से आवेगी थी और इसके अलावा वह पर्वत भंजक दानव दमन तकनीक का अभ्यास करती थी जो उसे नन्ही चिड़िया की तुलना में और भी अधिक जुझारू बनाती थी। इतने दिनों तक कोई लड़ाई न लड़ने के कारण उसे युद्ध की खुजली हो रही थी और वह चाहती थी कि उसे तुरंत लड़ने के लिए कोई मिल जाए। नीलिमा, हम अंधकार रसातल में चुपके से क्यों नहीं जाते और जांच क्यों नहीं करते कि अंदर क्या हो रहा है? अंधकार रसातल की ओर देखते हुए माया ने अचानक सुझाव दिया। यह कोई अच्छा विचार नहीं है। माया की बातें सुनकर आमतौर पर बेफिक्र रहने वाली नन्ही चिड़िया झिझक उठी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, विराट ने हमें बार बार चेतावनी दी थी कि हमें अंधकार रसातल में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर विराट को पता चल गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो फिर इसे भूल जाओ। यह सुनकर माया भी पीछे हट गई। हालांकि माया जीवंत और भावुक थी और निडर थी, वह अभी भी विराट से थोड़ा डरती थी। अगर उसे कुछ ऐसा करना पड़े जिससे उसे पता हो कि विराट क्रोधित होगा तो वह अभी भी थोड़ी डरपोक होगी। वैसे यह सब उस मूर्ख बाघ की गलती है। उसे हीरो बनने की क्या जरूरत थी? उसने महाविपत्ति लोक के उस अंधकार दानव को भगा दिया और अब ये अंधकार दानव अंधकार रसातल से बाहर आने से डरते हैं। नन्ही चिड़िया ने शिकायत की। और भले ही उसने कार्रवाई की, उसने महाविपत्ति लोक के उस अंधकार दानव को नहीं मारा, उसने बस परेशानी पैदा की। सही कहा, वह मूर्ख बाघ पीटे जाने लायक है। माया ने हामी भरी। चूंकि हर कोई उस मूर्ख बाघ से नाराज है तो क्यों ना हम सब मिलकर उसे पीटें। जब वे दोनों बात ही कर रहे थे तभी दूर से एक आवाज आई। नन्ही चिड़िया और माया ने आवाज की ओर मुड़कर देखा तो दूर जंगल से एक श्वेत वस्त्र पहने महिला को उनकी ओर आते देखा। हिमशिखा, तुम यहां क्या कर रही हो? नन्ही चिड़िया ने श्वेत वस्त्र पहने महिला को देखा और मुंह बनाकर बोली। भले ही वह मूर्ख बाघ को नापसंद करती थी लेकिन उसे हिमशिखा भी पसंद नहीं थी। जब विराट ने हिमशिखा, वैदेही, जयवर्धन और अन्य लोगों के साथ जालिम सिंह का पीछा करने के लिए उसका और शार्दुल का नेतृत्व किया था तो हिमशिखा हमेशा उनके सामने एक अलग और श्रेष्ठ हवा में रहती थी जिससे नन्ही चिड़िया नाराज हो जाती थी। आज भी नन्ही चिड़िया की नजर में हिमशिखा की छवि खराब ही थी। तुम लोग वास्तव में उस मूर्ख बाघ से नाराज हो, है ना? संयोग से मुझे भी वह अप्रिय लगता है। उस स्थिति में हम आपस में सेना क्यों नहीं मिलाते और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे क्यों नहीं पीटते? हिमशिखा ने नन्ही चिड़िया और माया को देखते हुए कहा। तुम अपनी तुच्छ शक्ति के साथ तुम्हें लगता है कि तुम उस मूर्ख बाघ को पीट सकती हो? तुम तो बस उसका भोजन बनने जा रही हो। नन्ही चिड़िया ने हिमशिखा को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, हम कोई ऐसा साथी नहीं चाहते जो हमें नीचे खींचे। मूर्ख बाघ की शक्ति उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। जब से वह विराट के पक्ष में शामिल हुई थी वह मूर्ख बाघ से लड़ रही थी और उससे बेहतर उसकी शक्ति कोई नहीं जानता था। हिमशिखा अपनी शक्ति के साथ सोच रही थी कि वह मूर्ख बाघ को पीट सकती है। वह बस खुद को ज्यादा आंक रही थी। क्या मिस नीलिमा, तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? हम एक मुकाबला क्यों नहीं करते? देखते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ सेना मिलाने के योग्य हूं। हिमशिखा ने यह सुनकर भौं उठाई। नन्ही चिड़िया के रवैये से यह स्पष्ट था कि नन्ही चिड़िया उसकी शक्ति को नीचा समझती थी और सोचती थी कि वह उनके साथ सेना मिलाने के योग्य नहीं है। हिमशिखा, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी शक्ति पर काफी भरोसा है जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रही हो। हिमशिखा की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया ने उसे फिर से ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, चूंकि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। चलो चलते हैं। चलें? कहां? हिमशिखा ने कुछ हैरान होकर पूछा। बेशक, नवधारा महाद्वीप में। चूंकि हम मुकाबला करने जा रहे हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें एक युद्ध का मैदान चुनना होगा। हम यहां नहीं लड़ सकते। क्या हम लड़ सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि मूर्ख बाघ मेरी वर्तमान क्षमताओं को देखे, अन्यथा यह कठिन होगा। नन्ही चिड़िया ने कहा। ठीक है। हिमशिखा ने सिर हिलाया। फिर तीनों दानवनाशक नगर लौट आए। दक्षिणी महाद्वीप में लौटने के लिए स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया और फिर नवधारा महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए दक्षिणी महाद्वीप के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। नवधारा महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद तीनों नवधारा महाद्वीप के बाहरी क्षेत्रों की ओर उड़ गए। युद्ध के मैदान के रूप में दूर एक ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश को चुना। वे दोनों अब अत्यंत शक्तिशाली शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ हैं। यदि वे नवधारा महाद्वीप की सतह पर लड़ते तो यह निश्चित रूप से भारी क्षति का कारण बनता। नवधारा महाद्वीप अब वैसा नहीं रहा जैसा वह हुआ करता था। अतीत में नवधारा महाद्वीप में वीरान बंजर भूमि का विशाल विस्तार था, इसलिए वहां लड़ने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब मध्य महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से से बड़ी संख्या में इंसानों के आने के साथ नवधारा महाद्वीप के कई स्थानों को मानव आबादी वाले शहरों में बदल दिया गया है। नवधारा महाद्वीप की सतह पर लड़ना अब उचित नहीं है। इसके अलावा विराट ने सख्त आदेश जारी किया है कि आरोहण लोक से ऊपर के योद्धाओं को नवधारा महाद्वीप की सतह पर लड़ने से पूरी तरह से मना किया गया है। भले ही उन्हें लड़ना ही पड़े, वे केवल नवधारा महाद्वीप के बाहरी आकाश में ही ऐसा कर सकते हैं। नवधारा महाद्वीप के बाहरी आकाश में पहुंचने के बाद नन्ही चिड़िया और हिमशिखा ने समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से लड़ना शुरू कर दिया। दोनों ने नवधारा महाद्वीप के बाहरी क्षेत्रों में थोड़ी देर तक लड़ाई की। उनकी लड़ाई बराबरी की थी। हालांकि नन्ही चिड़िया का आमतौर पर पलड़ा भारी था, लेकिन हिमशिखा की रक्षा अत्यंत मजबूत थी, जिससे नन्ही चिड़िया के लिए उसे हराना आसान काम नहीं था। अरे हिमशिखा, तुम काफी मजबूत हो, है ना? कुछ देर तक हिमशिखा से लड़ने के बाद नन्ही चिड़िया ने आश्चर्य से कहा। शुरुआत में वह वास्तव में हिमशिखा के बारे में कुछ खास नहीं सोचती थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अर्धचरण महाविपत्ति लोक के नीचे के योद्धा उसके ध्यान देने योग्य नहीं थे। लेकिन कुछ देर तक हिमशिखा के साथ मुक्केबाजी करने के बाद उसे पता चला कि हिमशिखा उतनी कमजोर नहीं थी जितना उसने सोचा था। हिमशिखा की शक्ति वास्तव में उसके जैसी नहीं थी, लेकिन वह बहुत कमजोर भी नहीं थी। दोनों को एक ही स्तर की शक्ति माना जा सकता था। मिस नीलिमा, क्या मैं आपके साथ सेना मिलाने के योग्य हूं? हिमशिखा ने नन्ही चिड़िया से पूछा। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे काम चलाना ही पड़ेगा। नन्ही चिड़िया ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम हमारी टीम में शामिल होने के लिए इतनी उत्सुक हो, मैं अनिच्छा से स्वीकार करूंगी। उस स्थिति में चलो एक सुखद सहयोग करें। हिमशिखा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे नन्ही चिड़िया की बातों का बुरा नहीं लगा। वर्षों से उसकी थी। वह जानती थी कि नन्ही चिड़िया स्वभाव से थोड़ी घमंडी थी और ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी। उस मूर्ख बाघ को पीटकर अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करना व्यर्थ था। ओह हिमशिखा, तुम वास्तव में मुस्कुरा सकती हो, यह दुर्लभ है। नन्ही चिड़िया ने हिमशिखा की ओर देखा और आश्चर्य से चिल्लाई। हिमशिखा पूरे दांव संघ में एक प्रसिद्ध शांत सुंदरी थी। नन्ही चिड़िया ने अपने सभी संपर्कों में उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने हिमशिखा को मुस्कुराते हुए देखा था। हालांकि हिमशिखा की मुस्कान वास्तव में सुंदर थी। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर हिमशिखा थोड़ी हैरान रह गई।
हालांकि वह इस मामले पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसने नन्ही चिड़िया को देखा और पूछा, मिस नीलिमा, हम कब कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई? तुम्हारा क्या मतलब है? नन्ही चिड़िया ने पलकें झपकाई और पूछा। हम उस मूर्ख बाघ को पीटने जा रहे हैं, हिमशिखा ने कहा। हिमशिखा इस समय सबसे ज्यादा जो करना चाहती थी वह अपना गुस्सा निकालने के लिए शार्दुल को पीटना था। इसलिए नन्ही चिड़िया और माया के साथ गठबंधन बनाने के बाद वह कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थी। हम अभी भी बहुत कम लोग हैं, केवल इतने से लोगों के साथ हम उस मूर्ख बाघ को नहीं हरा सकते, नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। मैं पहले वापस जाऊंगी और लोगों को भर्ती करूंगी। तुम्हें भी दांव संघ वापस जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या कोई और हमारी टीम में शामिल होने को तैयार है। हमारे पास जितने अधिक लोग होंगे उस मूर्ख बाघ को हराने की हमारी संभावना उतनी ही अधिक होगी। अन्यथा केवल हम 3 के साथ हम बस उस मूर्ख बाघ का भोजन बन जाएंगे। हम शायद उसे पीट ना सकें, बल्कि इसके बजाय हम खुद ही पिट जाएंगे। वह अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक होगा। हालांकि नन्ही चिड़िया शार्दुल को नापसंद करती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह कितना शक्तिशाली था। शार्दुल के हाथों इतने भारी नुकसान उठाने के बाद नन्ही चिड़िया को एहसास हो गया था कि उससे निपटते समय वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकती। ठीक है, हिमशिखा ने सहमति में सिर हिलाया। फिर नन्ही चिड़िया, माया और हिमशिखा अलग हो गए। नन्ही चिड़िया और माया अधिक लोगों की भर्ती करने के लिए तलवार संप्रदाय लौट आई, जबकि हिमशिखा अधिक लोगों की भर्ती के लिए दानव नाशक नगर और दांव संघ मुख्यालय लौट आई। हिमशिखा ने सबसे पहले दांव संघ के युवा पीढ़ी के योद्धाओं को इकट्ठा किया जो इस मामले पर चर्चा करने के लिए उसके आसपास थे। दांव संघ की युवा पीढ़ी के नेता के रूप में हिमशिखा का काफी प्रभाव था। एक ही बुलावे से कई लोग उसकी कमान में एकत्र हो गए। हालांकि उन्हें बुलाने के हिमशिखा के कारण को सुनकर दांव संघ के युवा योद्धाओं के समूह ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। ओम, वरिष्ठ बहन हिमशिखा, मुझे अचानक याद आया, मुझे लगता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले ही विदा लेता हूं। हिमशिखा की बात सुनने के बाद बलराम कुछ पल की स्तब्धता के बाद जल्दी से बोला। वह इस झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। हे भगवान, वे किससे निपटने जा रहे थे? वह कुख्यात बाघों का राजा था, शक्ति सिंधु महाद्वीप के धार्मिक और दुष्ट दोनों गुटों में एक शीर्ष हस्ती। अगर यह कोई और होता तो बलराम के अथक स्वभाव के कारण उसने उपाध्यक्ष दिवाकर के पीछे जाने के लिए भी सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाता और लड़ाई में हिमशिखा का अनुसरण करता। लेकिन बाघों के राजा का सामना करने के लिए भले ही उसमें 100 गुना हिम्मत हो, वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे पहले ही बाघों के राजा की लोहे की मुट्ठी से चोट लग चुकी थी। क्या वह इतना मूर्ख था कि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है? इस क्षण बलराम को आज इस बैठक में शामिल होने का पछतावा होने लगा। अगर बाघों के राजा को पता चल गया कि वह उससे निपटने के लिए एक बैठक में आया था तो कौन जानता था कि इसके क्या परिणाम होंगे। यह सोचकर ही बलराम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर वह अभी नहीं भागा तो कब भागेगा? यहां रुका हुआ हर पल जोखिम बढ़ा रहा था। हिमशिखा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बलराम तुरंत खड़ा हुआ और पलक झपकते ही गायब हो गया। वरिष्ठ बहन हिमशिखा, मुझे भी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले विदा लेता हूं। यश भी उठ खड़ा हुआ और बोला। वह भी आनन फानन में वहां से चला गया। वह जिंदगी से थका नहीं था। वह इतने परेशानी भरे पानी में क्यों कूदेगा? बाघों का राजा कौन था? पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में हर कोई उसे जानता था। वह पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में सबसे अछूत प्राणी था। यश शार्दुल को उकसाने के बजाय विराट को नाराज करना पसंद करेगा। विराट को नाराज करने से एक छोटी सी सजा मिल सकती है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन बाघ को नाराज करने का मतलब होगा कि वह पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में खत्म हो जाएगा। वरिष्ठ बहन हिमशिखा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी चलता हूं। वरिष्ठ बहन हिमशिखा, मेरी मां को मेरी जरूरत है, वह चाहती हैं कि मैं तुरंत घर जाऊं, मैं अभी जा रहा हूं। वरिष्ठ बहन हिमशिखा, मुझे खेद है, मुझे भी कुछ काम है। बलराम और यश के जाने के बाद अन्य योद्धाओं ने भी हिमशिखा को जल्दी से विदाई दी। कोई भी इतना लापरवाह नहीं था कि ऐसा करने के लिए हिमशिखा का अनुसरण करने की हिम्मत कर सके। अगर हिमशिखा ने उन्हें उपाध्यक्ष दिवाकर को पीटने के लिए इकट्ठा किया होता तो कम से कम आधे लोग रुक जाते। आखिरकार दांव संघ में युवा पीढ़ी के योद्धाओं के बीच हिमशिखा की प्रतिष्ठा निर्विवाद थी, लेकिन जब बात बाघों के राजा से निपटने की आई तो हिमशिखा की प्रतिष्ठा भी पूरी तरह से बेकार थी। अंत में हिमशिखा के अलावा पूरे परिषद हॉल में केवल वैदेही ही बची। ये लोग कितने विश्वासघाती हैं। जाते हुए योद्धाओं को देखकर वैदेही ने गुस्से से कहा, वरिष्ठ बहन हिमशिखा, अगर वे आपका अनुसरण नहीं करेंगे तो मैं करूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं दृढ़ता से आपका समर्थन करूंगी। वैदेही ने हिमशिखा की ओर देखा और दृढ़ता से कहा। वैदेही, हिमशिखा का इतनी दृढ़ता से समर्थन करने का कारण 2 गुना है। पहला, वह हिमशिखा की बहुत बड़ी प्रशंसक है और हमेशा से उसकी बहुत प्रशंसा करती रही है। वह कपड़ों से लेकर आचरण तक कई मायनों में हिमशिखा का अनुकरण करने की कोशिश करती है और हिमशिखा के अलगाव को पकड़ने का प्रयास करती है। दुर्भाग्य से वैदेही आवेगी और लापरवाह है, हिमशिखा से बिल्कुल अलग। चाहे वह हिमशिखा की कितनी भी नकल करने की कोशिश करे, यह सब बस एक दिखावा है। जिस किसी ने वैदेही को थोड़े समय के लिए भी जाना है वह जानता है कि उसका ठंडा बाहरी हिस्सा एक नाटक है। यह महिला मूल रूप से एक बाघ है। दूसरा, वैदेही पहले से ही शार्दुल से नफरत करती है। अब जब वह हिमशिखा को यह कहते हुए सुनती है कि वह शार्दुल से निपटने जा रही है तो वह स्वाभाविक रूप से इसका पालन करने के लिए उत्सुक है। वह लंबे समय से उस घृणित मूर्ख बाघ को पीटकर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन चूंकि उनके बीच की ताकत का अंतर बढ़ गया था, यह विचार सिर्फ एक सपना ही रह गया था। शार्दुल की वर्तमान शक्ति के साथ एक उंगली भी उसे पछाड़ सकती थी। अब जबकि हिमशिखा वह काम करने में पहल करने जा रही थी जो वह लंबे समय से करना चाहती थी, तो वैदेही स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी और निश्चित रूप से उसका समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगी। हिमशिखा खाली हॉल को खाली नजरों से देखती रही। उसने मूल रूप से सोचा था कि अपने आह्वान के साथ वह कम से कम उस मूर्ख बाघ से निपटने के लिए 30 से 50 विशेषज्ञों को इकट्ठा कर सकती है। आखिरकार दांव संघ की युवा पीढ़ी के बीच उसका प्रभाव काफी था। भले ही बाघ के अत्याचार के कारण कुछ योद्धा भाग लेने से डरते थे, फिर भी कुछ ऐसे होने चाहिए थे जो लंबे समय से इसकी शक्ति से पीड़ित थे और उसके साथ लड़ने के लिए खड़े हो सकते थे। लेकिन हिमशिखा के आश्चर्य के लिए जिन योद्धाओं को उसने बुलाया था वे उसके इरादे बताते ही तुरंत तितर-बितर हो गए। इस बार हिमशिखा ने जिन योद्धाओं को इकट्ठा किया था वे सभी मार्शल आर्ट के प्रतिभावान थे जो कम से कम स्वर्गीय विकास लोक के अंतिम चरण में थे। आखिरकार कम ताकत वाले उस मूर्ख बाघ को नहीं हरा पाएंगे। हिमशिखा ने कम से कम 1000 लोगों को इकट्ठा किया था, लेकिन अब उन हजारों शक्तिशाली आकृतियों में से केवल वैदेही बची है। यह निस्संदेह हिमशिखा के लिए एक बड़ा झटका है। दांव संघ के भीतर उसकी प्रतिष्ठा उस मूर्ख बाघ की तुलना में नगण्य है। यह सोचकर हिमशिखा कुछ निराश महसूस करने लगी। एकमात्र सांत्वना यह थी कि वैदेही उसका समर्थन करते हुए दृढ़ता से उसके साथ खड़ी रही, जिससे उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। दक्षिणी महाद्वीप
नन्ही चिड़िया और माया हर जगह व्यस्त थीं। उस मूर्ख बाघ से निपटने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अधिक जनशक्ति इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। तलवार संप्रदाय में नन्ही चिड़िया और माया की स्थिति दांव संघ में हिमशिखा के अनुभव से काफी बेहतर थी। दांव संघ में लगभग हर कोई शार्दुल से डरा हुआ था। यहां तक कि जिन लोगों को उसने नहीं पीटा था वे भी ज्यादातर इसकी प्रतिष्ठा से भयभीत थे और इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन तलवार संप्रदाय अलग था। हालांकि तलवार संप्रदाय में अधिकांश लोग शार्दुल को भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जो इससे नहीं डरते थे। नीलिमा, मैंने सुना है कि तुम मूर्ख बाघ को पीटने जा रही हो, मुझे इस तरह की चीज से कैसे बाहर रखा जा सकता है? खबर सुनने के बाद नलिनी ने पहल की और ऑपरेशन में शामिल होने के लिए कहा। दामिनी भी नलिनी के साथ आई। ओह ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, मूर्ख बाघ अब काफी मजबूत है। अगर तुम ऑपरेशन में शामिल होना चाहते हो तो पीटे जाने के लिए तैयार रहो। यह सुनकर नन्ही चिड़िया एक पल के लिए झिझकी, लेकिन अंततः नलिनी और दामिनी के अनुरोध पर सहमत हो गई। दरअसल वह नलिनी और दामिनी को साथ ले जाने के लिए अनिच्छुक थी। हालांकि नलिनी और दामिनी कमजोर नहीं थीं और अब स्वर्गीय विकास लोक के अंतिम चरण में शक्तिशाली थीं, फिर भी वे मूर्ख बाघ से काफी कमतर थीं। अगर वे शामिल हुए तो वे बहुत अच्छी तरह से एक बाधा बन सकते हैं। लेकिन नन्ही चिड़िया ने सोचा कि जब वे दांव संघ मुख्यालय में थे तो मूर्ख बाघ को पीटने के लिए उन्होंने उसके साथ मिलकर काम किया था। उन्हें अच्छी बहनें माना जा सकता था। अब जबकि वह शक्तिशाली हो गई है तो वह नलिनी और अन्य लोगों को नीची नजर से नहीं देख सकती। वह इतना विश्वासघाती काम नहीं कर सकती थी। चिंता मत करो, हम तुम्हें पीछे नहीं खींचेंगे। नलिनी ने अपनी छाती थपथपाई और उन्हें आश्वस्त किया। नलिनी और दामिनी के शामिल होने के बाद नन्ही चिड़िया महारानी रेणुका को खोजने गई। उम्मीद थी कि वह उसे अपनी टीम में भर्ती कर लेगी। हालांकि नन्ही चिड़िया के इरादों को सुनने के बाद महारानी रेणुका ने विनम्रता से मना कर दिया। शार्दुल आमतौर पर महारानी रेणुका के सामने आज्ञाकारी व्यवहार करता था, इसलिए उसकी नजर में वह अच्छा था। हालांकि वह और नन्ही चिड़िया भी करीब थे। वह शार्दुल को पीटने में शामिल नहीं होना चाहती थी। यह देखकर कि महारानी रेणुका ने उसके सुझाव को खारिज कर दिया था, नन्ही चिड़िया को थोड़ी निराशा महसूस हुई। फिर वह चंपा को खोजने गई और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए राजी करने की कोशिश करने लगी। अगर चंपा ऑपरेशन में शामिल हुई तो उस मूर्ख बाघ की पिटाई निश्चित थी। आखिरकार वह मूर्ख बाघ बहन चंपा पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर बहन चंपा उसे पीटना चाहती थी तो उसे बस आज्ञाकारी रूप से लेटकर मार खानी पड़ेगी। दुर्भाग्य से नन्ही चिड़िया के सुझाव को सुनने के बाद चंपा ने न केवल इनकार कर दिया बल्कि उसे ऑपरेशन रद्द करने के लिए राजी करने की भी कोशिश की। चंपा को आज्ञाकारी और मनमोहक शार्दुल वास्तव में पसंद था, तो वह उसे पीटने के लिए नन्ही चिड़िया के साथ कैसे मिल सकती थी? बहन चंपा, उस मूर्ख बाघ के नाटक में मूर्ख मत बनो। तुम्हें नहीं पता कि वह कितना भयानक है। नन्ही चिड़िया ने जल्दी से अपना बचाव किया। नीलिमा, मुझे लगता है कि तुम्हें बड़ी सफेद बिल्ली के बारे में कुछ गलत फहमी हो सकती है, या क्या तुम दोनों के बीच किसी तरह का टकराव हुआ है? अगर ऐसा है तो मैं मध्यस्थता क्यों न करूं? चंपा ने नन्ही चिड़िया को देखते हुए कहा। उसे शार्दुल और नन्ही चिड़िया दोनों पसंद थे, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि किसी टकराव के कारण वे लड़ें। जहां तक नन्ही चिड़िया द्वारा शार्दुल के वर्णन की बात है, चंपा को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। बड़ी सफेद बिल्ली इतनी आज्ञाकारी और मनमोहक थी, वह संभवतः उतनी दबंग और शातिर कैसे हो सकती है जितना कि नीलिमा ने वर्णन किया था। ओह बहन चंपा, मैं आपको यह नहीं समझा सकती। कोई बात नहीं, मैं अभी जा रही हूं। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। उसे एहसास हुआ कि इस मामले में चंपा से मदद मांगना एक गलती थी। बहन चंपा मूर्ख बाघ के नाटक से पूरी तरह से मूर्ख बन गई थी और उसके एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करती थी। उस मूर्ख बाघ से लड़ने के लिए उसकी टीम में शामिल होने की बात तो दूर, नन्ही चिड़िया की जाती हुई आकृति को देखकर चंपा की आंखों में चिंता झलक आई। नीलिमा और बड़ी सफेद बिल्ली के बीच किस तरह का विवाद था? यह वास्तव में इस हद तक बढ़ गया कि वह बड़ी सफेद बिल्ली को पीटने के लिए किसी को ढूंढना चाहती थी। चंपा चिंतित थी कि नन्ही चिड़िया और शार्दुल के बीच कुछ हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी से विराट को ढूंढ लिया और उसे इसके बारे में बताया। यह बेवकूफ नन्ही चिड़िया अब किस तरह की मुसीबत खड़ी कर रही है? चंपा की कहानी सुनने के बाद विराट निशब्द होकर बोले बिना नहीं रह सका। युवा मास्टर, क्या नीलिमा और बड़ी सफेद बिल्ली परेशानी में पड़ जाएंगे? चंपा ने कुछ चिंता के साथ पूछा। तुम्हें उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों दशकों से लड़ रहे हैं, उन्हें पता होगा कि उनके लिए क्या अच्छा है। विराट ने उसे आश्वस्त किया। बेवकूफ नन्ही चिड़िया और शार्दुल दशकों से इस तरह झगड़ रहे थे। जब नन्ही चिड़िया ने पहली बार उसका अनुसरण किया था तो दोनों एक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और किसी भी समय लड़ पड़ते थे। हालांकि हाल के दशकों में बेवकूफ नन्ही चिड़िया को शार्दुल के नेतृत्व में अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा वह अक्सर कामचोरी करती थी और शार्दुल जितनी लगन से साधना नहीं करती थी, इसलिए वह धीरे धीरे पिछड़ गई। यह जानकर कि वह शार्दुल को हरा नहीं सकती, नन्ही चिड़िया ने उसे बहुत कम भड़काया। इसके अलावा बेवकूफ नन्ही चिड़िया ने अपना सबक सीख लिया था। यहां तक कि जब वह लड़ना चाहती थी तो वह अकेले नहीं जाती थी, बल्कि शार्दुल पर एक साथ हमला करने के लिए एक समूह इकट्ठा करती थी। इस रणनीति ने कई मौकों पर शार्दुल को काफी नुकसान पहुंचाया था। चंपा, जाओ, मेरे लिए उन दोनों पर नजर रखो, उन्हें बहुत दूर मत जाने दो। अगर कुछ होता है तो मुझे बताओ। विराट ने एक पल के लिए सोचा और अंततः चंपा से कहा। हालांकि नन्ही चिड़िया और शार्दुल दशकों से इस तरह की परेशानी पैदा कर रहे थे, विराट को पहले ही इसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण समय था। शक्ति सिंधु महाद्वीप और अंधकार दानव वंश एक बड़ा खतरा करीब से नजर रखे हुए थे। हालांकि शार्दुल द्वारा असुर सांप की हार और अंधकार रसातल में भाग जाने के बाद से अंधकार दानव वंश ने बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उनके प्रति विराट की सतर्कता अटूट रही। विराट इस बात से भी कुछ चिंतित थे कि नन्ही चिड़िया शार्दुल से बदला लेने की कोशिश में बहुत दूर जा सकती है, जिससे अंधकार दानव वंश को फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। चंपा से दोनों पर नजर रखवाना सबसे उपयुक्त विकल्प था। शार्दुल और नन्ही चिड़िया दोनों ही चंपा के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। यदि चंपा ने एक महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप किया तो वे अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहां तक नन्ही चिड़िया की बात है, चंपा के शब्द खुद के शब्दों से भी अधिक वजन रखते थे। बेवकूफ नन्ही चिड़िया अक्सर उससे शिकायत करती थी कि वह शार्दुल का पक्ष लेता है। यदि शार्दुल ने उनकी लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल किया तो यह अपेक्षित था, क्योंकि शार्दुल बहुत आज्ञाकारी था और विराट जो भी करता था उस पर आपत्ति नहीं करता था। लेकिन अगर शार्दुल पीछे रह जाता है और वह इसे रोकने की कोशिश करता है तो मूर्ख नन्ही चिड़िया निश्चित रूप से एक दृश्य बनाएगी, उस पर पक्ष लेने का आरोप लगाएगी। विराट को कभी कभी यह बहुत परेशानी भरा लगता था, इसलिए उसने बस उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। जब तक वे बहुत दूर नहीं जाते, विराट ने हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाई। हाँ युवा मास्टर,
विराट की बात सुनकर चंपा ने तुरंत सिर हिलाया और उत्तर दिया। चूंकि युवा मास्टर ने कहा कि सब ठीक है, चंपा को बहुत सहज महसूस हुआ और वह पहले की तरह चिंतित नहीं थी। आखिरकार बड़ी सफेद बिल्ली और नीलिमा दोनों ही उसे समान रूप से प्रिय थे, और अगर उनके बीच कुछ होता तो उसे सच में समझ नहीं आता कि वह किसका साथ दे। दूसरी ओर नन्ही चिड़िया अभी भी उत्साहपूर्वक हर जगह लोगों की भर्ती कर रही थी। वरिष्ठ योगिता, आपका क्या ख्याल है? क्या आप हमारी टीम में शामिल होने में रुचि रखती हैं? नन्ही चिड़िया ने एल्डर योगिता से पूछा। नन्ही चिड़िया के लिए, जो हमेशा शार्दुल के साथ हिसाब चुकता करने के बारे में सोचती रहती थी, वह सब कुछ जानती थी कि तलवार संप्रदाय में किसके साथ शार्दुल का टकराव हुआ था। एल्डर योगिता ने एक बार विराट के शीर्ष सेनानी के पद के लिए शार्दुल के साथ लड़ाई लड़ी थी। उस शुरुआती लड़ाई में शार्दुल अपनी घटिया जादुई कलाकृतियों के कारण हार गया था। हालांकि जैसे जैसे शार्दुल की ताकत बढ़ती गई, उसके और एल्डर योगिता के बीच की खाई चौड़ी होती गई और एल्डर योगिता फिर कभी नहीं जीती। हालांकि एल्डर योगिता इस बारे में बहुत नाराज थी, वह बस मात खा गई थी, और चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, उन्हें शीर्ष सेनानी का पद छोड़ना पड़ा। तुम लोग उस मोटे बच्चे को पीटने की योजना बना रहे हो, यह बहुत अच्छा है, मैं ऐसे अवसर को कैसे चूक सकती हूँ? नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर एल्डर योगिता को तुरंत दिलचस्पी हो गई। हालांकि वह अब शार्दुल को अकेले नहीं हरा सकती थी, लेकिन वह अभी भी उसे पीटने और अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरों के साथ सेना मिलाने में बहुत रुचि रखती थी। वरिष्ठ योगिता के शामिल होने से हम और भी अधिक आश्वस्त होंगे, नन्ही चिड़िया ने खुशी से चिल्लाकर कहा। एल्डर योगिता अर्धचरण महाविपत्ति लोक में एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थी, और शक्ति के मामले में वह उससे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। एल्डर योगिता के शामिल होने से ऐसा लगा जैसे उसे एक और शक्तिशाली सहयोगी मिल गया हो। जैसे ही नन्ही चिड़िया ने एल्डर योगिता को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना लिया था, चंपा आ पहुंची। वह सोच रही थी कि नन्ही चिड़िया को फिर से शार्दुल से निपटने की अपनी योजना रद्द करने के लिए राजी करे। हालांकि इससे पहले कि चंपा बोलना समाप्त कर पाती, एल्डर योगिता ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामिनी, आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस किनारे से देखो। लेकिन चंपा कुछ कहना चाहती थी। एल्डर योगिता ने हाथ बढ़ाया और उसके सिर को सहलाया, मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी लड़की, मेरी बात सुनो। इतना कहकर वह उत्साह से नन्ही चिड़िया के पीछे पीछे चली गई। यह दृश्य देखकर चंपा अवाक रह गई। उसकी परदादी वास्तव में कुछ थी। वह पहले से ही इतनी बूढ़ी थी, फिर भी वह एक बच्चे की तरह काम करती थी, नीलिमा के साथ बेवकूफी करती थी। बेशक, हालांकि चंपा अपने मन में शिकायत कर रही थी, उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने ऐसा कहा तो उसे भी पीटा जाएगा। सच में, हालांकि एल्डर योगिता लाखों वर्षों तक जीवित रही थी, अब वह अर्धचरण महाविपत्ति लोक की विशेषज्ञ थी। एक अर्धचरण महाविपत्ति लोक योद्धा का जीवन काल 10 लाख वर्ष था। 10 लाख वर्षों के जीवन काल की तुलना में लाखों वर्षों का मतलब था कि एल्डर योगिता व्यावहारिक रूप से एक युवा महिला थी। इसके अलावा इतनी सारी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों का सेवन करने के बाद एल्डर योगिता की उपस्थिति बहुत पहले ही उनकी युवा चमक को पूरी तरह से प्राप्त कर चुकी थी। अब सतह पर एल्डर योगिता अपने शुरुआती 20वें वर्ष में एक खूबसूरत युवा महिला की तरह दिखती थी। चंपा के बगल में खड़ी वह चंपा की परदादी की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि चंपा की बड़ी बहन की तरह लग रही थी। एल्डर योगिता का व्यक्तित्व पहले से ही कुछ जीवंत था, और अपनी जवानी वापस पाने के बाद वह और भी अधिक जीवंत हो गई, जो उनके शुरुआती 20वें वर्ष में किसी भी अन्य महिला से अलग नहीं थी। यहां तक कि दिव्य पवन महल की महारानी भी इस संबंध में उनसे कहीं अधिक संयमित है। इसके अलावा उनकी उच्च वरिष्ठता के कारण पूरे तलवार संप्रदाय में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। केवल उनकी 2 वरिष्ठ बहनें, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना, ही अभी भी उन्हें कुछ हद तक रोक सकती हैं। एल्डर योगिता के शामिल होने के बाद नन्ही चिड़िया अपने भर्ती किए गए लोगों को हिमशिखा से मिलने के लिए दानव नाशक नगर ले गई। दरअसल अपनी सारी कड़ी मेहनत के बाद नन्ही चिड़िया केवल एल्डर योगिता, नलिनी और दामिनी को भर्ती करने में सफल रही थी। जहां तक दूसरों की बात है, तो वे या तो चंपा और आयु की भोली भाली शक्ल के धोखे में आ गए थे, या वे उस मूर्ख बाघ की ताकत से इतने भयभीत थे कि इसमें भाग नहीं ले सकते थे। उसे आश्चर्य हुआ कि हिमशिखा कितने लोगों की भर्ती कर सकती है। दानव नाशक नगर पहुंचने और हिमशिखा से मिलने पर नन्ही चिड़िया को उसके बगल में केवल वैदेही को देखकर हैरानी हुई। हिमशिखा, जिन लोगों को तुमने भर्ती किया था वे कहां हैं? नन्ही चिड़िया ने हिमशिखा के पीछे देखा, लेकिन कोई और दिखाई नहीं दिया। उसने बहुत भ्रम के साथ पूछा, नीलिमा, क्या वह मैं नहीं हूं? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? वैदेही ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, हिमशिखा, तुम सिर्फ वैदेही को इसमें शामिल करने में सफल नहीं हुई, क्या तुम हुई? नन्ही चिड़िया ने अपना सिर झुकाया, हिमशिखा को देखा और फिर वैदेही को देखा, और कुछ अवाक होकर बोली, दांव संघ में तुम्हारा प्रभाव काफी बड़ा है ना? मैं आमतौर पर तुम्हारे कई अनुयायियों को देखती हूं, तुम केवल वैदेही को इसमें शामिल करने में कैसे सफल हुई? उन सभी को अंतिम समय में कुछ काम था, इसलिए वे चले गए, हिमशिखा ने कुछ अजीब तरह से कहा। वह जानती थी कि यह स्पष्टीकरण कमजोर था। 1000 से अधिक लोगों के साथ यह सब एक संयोग नहीं हो सकता था कि उन सभी को अंतिम क्षण में काम आ जाए। अंततः वे लोग उस मूर्ख बाघ के अत्याचार से भयभीत थे और इस झंझट में पड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। ओह प्यारे नीलिमा, हम यहाँ उस मूर्ख बाघ के साथ हिसाब चुकता करने आए हैं, न कि कुछ और करने। क्या हमें वास्तव में इतने सारे लोगों को साथ ले जाने की जरूरत है? हम में से कुछ ही पर्याप्त से अधिक हैं। वैदेही शिखर पर वापस केवल हम 4, तुम, मैं, साथी दांववादी नलिनी और साथी दांववादी दामिनी ने उस मूर्ख बाघ को पीट पीट कर गूदा बना दिया था। हिमशिखा के शर्मिंदा भाव को देखकर वैदेही ने उसकी मदद करने के लिए बात की। ठीक है, तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। नन्ही चिड़िया केवल अपने पंख फड़फड़ा सकती थी और कह सकती थी। यह समझ में आता था कि हिमशिखा बहुत से लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती थी। आखिरकार दांव संघ के उच्च पदस्थ सदस्यों में जिन्हें उस मूर्ख बाघ द्वारा नहीं पीटा गया था, वे बहुत कम थे। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो शामिल होने की हिम्मत करते। तलवार संप्रदाय के भीतर ही उसकी काफी अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन पूरे संप्रदाय की खोज करने के बाद भी वह केवल 3 लोगों को इकट्ठा करने में सफल रही। मूल रूप से नन्ही चिड़िया लोमड़ी कन्या के क्षेत्र में भी मोहिनी को भर्ती करने के लिए जाना चाहती थी। उस छोटी लोमड़ी ने नवपूंछ दिव्य लोमड़ी के वंश को जगाया था, और युद्ध शक्ति के मामले में यह शायद हिमशिखा से कम नहीं थी। अगर वह उस छोटी लोमड़ी को भर्ती कर सके तो यह एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी। छोटी लोमड़ी के डर को देखते हुए थोड़ा सा दबाव निश्चित रूप से इसे आज्ञाकारी बना देगा। हालांकि बहन चंपा के पीछे चलने से उसे इस योजना को छोड़ना पड़ा। आखिरकार छोटी लोमड़ी और बहन चंपा के बीच अच्छे संबंध थे, और अगर वह बहन चंपा के सामने छोटी लोमड़ी के साथ जबरदस्ती करती तो वह निश्चित रूप से उसे दंडित किए बिना नहीं जाने देती। इसके अलावा बहन चंपा के समर्थन के साथ छोटी लोमड़ी में मना करने की पर्याप्त हिम्मत होगी। चूंकि ऐसा ही था, वह इतने व्यर्थ प्रयास करने के लिए बहुत आलसी थी।
चूंकि अब हर कोई यहाँ है, चलो चलें। नन्ही चिड़िया ने सभी पर नजर डाली और अपने पंख फड़फड़ाए और बोली। इसके साथ ही नन्ही चिड़िया ने सभी का नेतृत्व किया और एक भव्य जुलूस में अंधकार रसातल की ओर उड़ चली। चूंकि शार्दुल वर्तमान में अंधकार रसातल के किनारे पर तैनात था, शार्दुल को खोजने के लिए स्वाभाविक रूप से अंधकार रसातल के आसपास जाना था। नन्ही चिड़िया शार्दुल से बहुत परिचित थी और उसने जल्दी ही इसे ढूंढ लिया। अंधकार रसातल के किनारे एक जंगल में एक बड़ा मनमोहक सफेद बाघ आराम से जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, उसका चेहरा आनंद से भरा था। उसके बगल में एक मैला कुचैला बूढ़ा आदमी चापलूसी से बाघ के कंधों और पीठ की मालिश कर रहा था और लगातार पूछ रहा था, बाघ स्वामी, दबाव कैसा है? क्या यह उपयुक्त है? उसका चापलूसी भरा व्यवहार पूरी तरह से दास्तापूर्ण था। यह देखकर वैदेही अपना सिर घुमाने से खुद को नहीं रोक पाई। वह यह दृश्य सहन नहीं कर सकी। उस क्षण वह लगभग कोसने से खुद को नहीं रोक पाई। लानत है, बूढ़े दुष्यंत पूरी तरह से बेशर्म थे। ऐसा गुरु होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। इस बेशर्म गुरु के कारण वह लगभग किसी का सामना करने में शर्मिंदा थी। मूर्ख बाघ, तुम जानते हो कि खुद का आनंद कैसे लेना है। नन्ही चिड़िया एक पंख के साथ शार्दुल के पास उड़ी, अपने पंखों को अपनी छाती पर पार किया, उसे नीचे देखा और ठंडी आह भरी। बेवकूफ नन्ही चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? शार्दुल ने अपनी पलकें उठाई, अपने सामने नन्ही चिड़िया की ओर देखा और भारी आवाज में बोला, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। किसी ठंडी जगह पर जाओ और वहीं रहो। छोटे मोटे, तुम्हारे साथ लड़े हुए काफी समय हो गया है। हम इस बार तुम्हारी मांसपेशियों को ढीला करने के लिए यहाँ आए हैं। एल्डर योगिता पास आई, शार्दुल की ओर देखा और मुस्कुराई। बाघ की मांसपेशियों को ढीला करना? तुम लोग? एल्डर योगिता के शब्दों को सुनकर शार्दुल ने अपना सिर उठाया। एल्डर योगिता, माया, हिमशिखा और अन्य लोगों की ओर देखा और कुछ तिरस्कार के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि बाघ तुम्हें नीचा देखता है, लेकिन तुम्हारी शक्ति के साथ तुम बाघ को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं हो। बाघ तुम्हें वापस जाने और ठीक से प्रशिक्षित करने की सलाह देता है ताकि तुम यहां खुद को शर्मिंदा न करो। मूर्ख बाघ, ज्यादा घमंडी मत बनो। आज हम तुम्हें पीट पीट कर गूदा बनाने जा रहे हैं। शार्दुल के तिरस्कारपूर्ण शब्दों को सुनकर वैदेही अब और पीछे नहीं हट सकी और शार्दुल को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाई, शिष्य, तुम्हारी बाघ से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत बाघ से माफी मांगो। एल्डर दुष्यंत ने यह देखकर जल्दी से कहा, बूढ़े दुष्यंत, यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। रास्ते से हट जाओ, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ हिसाब चुकता नहीं किया है। वैदेही ने कठोर चेहरे के साथ कहा, वरिष्ठ दुष्यंत, यह हमारे और इस मूर्ख बाघ के बीच की बात है, कृपया हस्तक्षेप न करें। हिमशिखा ने भी एल्डर दुष्यंत की ओर देखा और कहा, एल्डर दुष्यंत की शक्ति भी दुर्जय थी। अपनी काफी बड़ी हुई शक्ति के साथ भी वह अभी तक आश्वस्त नहीं थी कि वह उसे हरा सकती है। यदि शार्दुल को एल्डर दुष्यंत की सहायता मिल गई तो उनके जीतने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बाघों के राजा को चुनौती देने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे दुष्यंत के सिर के ऊपर से गुजरना होगा। जब तक मैं यहां हूं, मैं तुम्हें अंधाधुंध काम करने की बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा। एल्डर दुष्यंत ने धार्मिकता से घोषणा की। बूढ़े दुष्यंत, एक तरफ हट जाओ। जैसे ही एल्डर दुष्यंत ने बोलना समाप्त किया, एक पंजे ने उसके कंधे को थपथपाया। शार्दुल एल्डर दुष्यंत के बयान से काफी संतुष्ट था, लेकिन एल्डर दुष्यंत को ऐसे मामलों में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि छोटी बेवकूफ चिड़ियाओं पीटे जाने के लिए खुजला रही थीं और चाहती थीं कि वह उनकी मांसपेशियों को ढीला करने में मदद करे, वह उनके अनुरोध को स्वीकार करेगा। फिर मुड़ी और चली गई, वापस दानवनाशक नगर लौट आई। यह देखकर शार्दुल तुरंत निराश हो गया। कितनी कायर महिला है, सारी बातें और कोई काम नहीं। अंत में एक आवाज तक नहीं। हिमशिखा की जाती हुई आकृति को देख